हमने लास्ट के क्लास में टेम्परेचर को खत्म किया था एबायोटिक फैक्टर में। आज हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं। एबायोटिक फैक्टर है एयर, या इसी को हम लोग विंड कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एयर और विंड में। एयर क्या है, हम लोग कहते हैं लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का लोअर मोस्ट लेयर जो है एयर होता है, और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर में अगर मूवमेंट है तो उसको विंड कहते हैं। मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। एयर लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, और मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। मूवमेंट इन एयर अकर्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ एयर एंड अर्थ रोटेशन। एयर में मूवमेंट क्यों होता है? अनइवन हीटिंग ऑफ एयर की वजह से। मान लीजिए यहाँ का एयर ज्यादा गर्म हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, हवा ऊपर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा था, तो एयर मूव करता है अनइवन हीटिंग ऑफ एयर की वजह से। और थोड़ा सा एयर में जो मूवमेंट है वो अर्थ के रोटेशन के वजह से। आज से 20 साल पहले एक मूवी के एक सॉन्ग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी था, क्यों चलती है पवन? आप उनको बता दीजिएगा, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ एयर एंड अर्थ रोटेशन। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर और अर्थ के रोटेशन। एयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इन ओपन एरिया, सी कोस्ट एंड माउंटेन। एयर क्या है? एक इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कहाँ पे? ओपन एरिया में, सी के कोस्ट पे और माउंटेन। दिल्ली जैसे शहर में विंड कोई इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। विंड का वेलोसिटी कोई अपना इफेक्ट दिखाए ऐसा नहीं होगा। ये अपना इफेक्ट दिखाएगा कहाँ पे? ओपन एरिया में, सी के कोस्ट पे और माउंटेन पे। इट हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आपसे 3-4 बात किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एयर इज लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, and movement in air occurs due to uneven heating of air and earth rotation. Uneven heating of air and earth rotation. It is one of the important environmental factor in open area, sea coast और mountain. यही 3 जगह पे ये important environmental factor है। और it has both direct and indirect effect। इसमें दोनों ही effect होते हैं, direct और indirect। हम लोग देखते हैं इसमें सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट इफेक्ट। इसी को फिजिकल और मैकेनिकल इफेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट है, इसी को फिजिकल और मैकेनिकल इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट ना आपको आंखों से दिखाई देगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं। और इसमें टोटल हम लोग 5 लाइन बोलेंगे, 5 इफेक्ट बोलेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी मे कॉजेज अपरूटिंग ऑफ प्लांट, ब्रेकिंग ऑफ स्टेम ब्रांचेज एंड ट्विग। स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी क्या करता है? प्लांट को जमीन से उखाड़ देता है, स्टेम ब्रांचेस को तोड़ता है, और ट्विग मतलब न्यूली फॉर्म लीफ जो होते हैं वो गिराते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी मे कॉजेज अपरूटिंग ऑफ प्लांट, ब्रेकिंग ऑफ स्टेम ब्रांचेज एंड ट्विग। न्यूली फॉर्म लीफ जो होते हैं उनको गिराते हैं। दूसरा इफेक्ट है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैग इफेक्ट। फ्लैग इफेक्ट क्या है? डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। It observed in area where a strong unidirectional wind velocity is common throughout the year. फ्लैग इफेक्ट क्या है? तो हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। इट ऑब्जर्व इन एरिया वेयर स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल विंड वेलोसिटी इज कॉमन थ्रू आउट द ईयर। प्लांट डिफॉर्म कर जाते हैं। ये उस एरिया में देखा जाता है जहां में सालों भर स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल विंड वेलोसिटी होता है। और इस केस में, इन दिस केस, ट्री बिहेव एज फ्लैग पोल। फ्लैग पोल के जैसा काम करता है। देखिए मैं दिखाता हूँ।
या तो ऐसे हो सकता है, या तो एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं। फ्लैग इफेक्ट क्या है, तो हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, इट ऑब्जर्व इन एरिया वेयर स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल विंड वेलोसिटी इज कॉमन थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस ट्री बिहेव एज फ्लैग। कभी आप लोग सी कोस्ट सब पे गए होंगे, गोवा सब गए होंगे, वहाँ देखे होंगे सी के कोस्ट पे, बीचेज पे बहुत सारे कोकोनट के ट्री होते हैं, लेकिन कोई भी कोकोनट का ट्री बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, सब बेंड किया होता है। जैसे सपोज कर लीजिए इस साइड में समुद्र है और इधर शहर है, तो आप देखेंगे कोकोनट का जितना भी पेड़ होता है ना, वो सिटी की तरफ बेंड किया होता है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लांट छोटा था तभी से बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल विंड वेलोसिटी थ्रू आउट द ईयर एक्सपीरियंस करते गया और फाइनली प्लांट डिफॉर्म हो गए, इसी को कहते हैं फ्लैग। आप गोवा के बीचेज पे अगर काजू सब के पेड़ को देखेंगे ना, तो उसके सारे स्टेम ब्रांच एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं, शहर की तरफ। मान लीजिए इधर ओशियन है, समुद्र है, तो इसी डायरेक्शन में निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई स्टेम ब्रांच इस साइड में निकला था, लेकिन बचपन से उसको स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल विंड वेलोसिटी निकला, ये सब टर्न हो जाते हैं। देखते हैं सारा स्टेम ब्रांचेज एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैग इफेक्ट। इसमें ट्री जो है वो फ्लैग पोल के जैसा काम करता है, ट्री फ्लैग पोल के जैसा काम करता है। ये दूसरा इफेक्ट था। हम लोग तीसरा जानते हैं, वो है लॉजिंग। लॉजिंग क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, herb and shrub get bent down and creep on ground surface। स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी के वजह से हर्ब और श्रब ग्राउंड पे क्रीप कर जाते हैं और उसी पे ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे हम लोग पोटैटो की बात करते हैं, जैसे हम लोग टोमेटो की बात करते हैं, ये सब वो प्लांट है, पोटैटो और टोमेटो ये प्लांट है जो ग्राउंड के ऊपर में पहले तो खुद अपने से इतने हाइट तक ग्रो करता है, बाद में क्या होता है कि ग्रोथ करने के बाद वहां पर हाई विंड वेलोसिटी की वजह से ग्राउंड पे गिर जाते हैं और ग्राउंड के ऊपर क्रिप करने लगते हैं, तो उसी को लॉजिंग कहते हैं। फिर वो ऊपर नहीं जाते, तो हम लोग कहते हैं लॉजिंग का मतलब है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी हर्ब एंड श्रब गेट बेंट डाउन एंड क्रिप ऑन ग्राउंड सरफेस। ये फोर्थ नंबर में होता है, फोर्थ इफेक्ट जो है वो है कि इट हेल्प इन, ये जो है इट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। विंड हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। आपने देखा होगा अप्रैल सब के महीने में, मार्च अप्रैल सब में, कि बहुत सारे सीड के ऊपर ना इस तरह से पेपर्स लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये हवा में उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट को ड्राई होकर के इतना छोटा हो जाता है जो विंड में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं विंड जो है ये क्या करता है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड भी करता है। और एक लास्ट है फिफ्थ में, हम लोग कहते हैं ये क्या करता है, सॉइल इरोजन, इट परफॉर्म सॉइल इरोजन। एक बार फिर से सुन लीजिए, डायरेक्ट इफेक्ट में हमने 5 इफेक्ट लिखा है, डायरेक्ट इफेक्ट में हमने 5 इफेक्ट लिखा है। सबसे फर्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी में कॉजेज अपरूटिंग ऑफ प्लांट, स्टेम ब्रांचेज एंड ट्विग। दूसरा हमने बताया फ्लैग इफेक्ट करता है। तीसरा हमने बताया कि लॉजिंग करता है। चौथा हमने बताया कि डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड में हेल्प करता है। और पांचवा हमने बताया कि सॉइल इरोजन को परफॉर्म करता है। ये डायरेक्ट इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, ये सब आपको आंखों से दिखाई देगा, इसीलिए फिजिकल या मैकेनिकल इफेक्ट। अब जो हम लोग देखेंगे वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, जो आपको आंखों से तो नहीं दिखेगा, मन की आंखों से जरूर दिखेगा।
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, या इसी को हम लोग बायोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग कहते हैं, इसमें भी 5 लाइन होंगे। इट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इन प्लांट। इट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इन प्लांट। आपको अगर याद हो, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हमने बताया था कि रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी अप टू 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। विंड के वेलोसिटी को बढ़ाने से ट्रांसपेरेशन का रेट बढ़ता है, लेकिन कहां तक? 40 से 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रांसपेरेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। हम लोग सेकेंड देखते हैं इफेक्ट इसका क्या होता है। हम लोग कहते हैं इन ड्राई एरिया स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी में कॉजेज डेसिकेशन ऑफ सेल इन टिश्यू एंड ऑर्गन। In dry area, strong wind velocity may causes desiccation of cell in tissue and organ. ड्राई एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी की वजह से डेसिकेशन होता है। डेसिकेशन का मतलब होता है सेल का सेपरेट हो जाना। टिश्यू और ऑर्गन में सेल एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, तो डेसिकेशन ऑफ सेल करता है टिश्यू और ऑर्गन। तीसरा जो इफेक्ट है, ये थोड़ा बड़ा सा इफेक्ट है, पहले सुन लेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है विंड वेलोसिटी बढ़ता है। इन अपर स्ट्रेटा ऑफ यूनिफॉर्म हाइट फॉरेस्ट। यूनिफॉर्म हाइट फॉरेस्ट बोलने का मतलब होता है वो फॉरेस्ट जहां पर कि सारे ट्री का हाइट सेम होता है। यूनिफॉर्म हाइट फॉरेस्ट में इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ अपर वेजिटेशन लिमिट, या उसी को हम लोग जनरल वेजिटेशन लिमिट कहते हैं। यूनिफॉर्म हाइट फॉरेस्ट में ये जनरल वेजिटेशन लिमिट बनाता है कि सारा प्लांट एक ही लेवल में ग्रो करे। अगर कोई प्लांट ऊपर ग्रो कर जाता है तो विंड इसको या तो तोड़ देता है या तो सुखा देता है, सबको बराबर बना के। तो मैं क्या बोला हूं, एक बार पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए फिर मैं समझाता हूं। विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट इन अपर स्ट्रेटा ऑफ यूनिफॉर्म हाइट फॉरेस्ट। It help in maintenance of upper vegetation limit या general vegetation limit, that is plant part growing above vegetation limit directly come in contact with strong air which causes breaking or dry off of taller plant part and help in maintenance of upper vegetation limit। जो प्लांट पार्ट ऊपर ग्रो कर गया वो उसको तोड़ करके, विंड तोड़ करके या सुखा करके सबको बराबर कर देता। आपने कभी आइलैंड को देखा होगा, कभी आपने सी कोस्ट को देखा होगा या किसी माउंटेन पे देखा होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे पेड़ का हाइट, सारे ट्री का हाइट ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं कि कोई प्लांट सबसे ऊपर ग्रो करके नेता बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई प्लांट ऊपर ग्रो किया ना बाकी से ज्यादा ऊपर, तो विंड इसको तोड़ करके या तो सुखा करके फिर से यूनिफॉर्म हाइट बढ़ाएगा। यानी सारे ट्री एक साथ ग्रो करेंगे, कोई सबसे ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, यानी अपर वेजिटेशन लिमिट या जनरल वेजिटेशन लिमिट बनाता है। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट। फोर्थ है, हम लोग कहते हैं इट हेल्प इन पॉलिनेशन इन प्लांट। विंड हेल्प करता है पॉलिनेशन में, आपको दिखाई नहीं देता है। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड इनडायरेक्ट इफेक्ट था, वो डायरेक्ट इफेक्ट था। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड डायरेक्ट इफेक्ट था क्योंकि वो आपको आंखों से दिख रहा था। पॉलिनेशन इनडायरेक्ट इफेक्ट है क्योंकि वो आपको आंखों से नहीं दिखता, इसलिए वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। और एक है लास्ट, इसका फिफ्थ जो है, इन कोस्टल एरिया स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी में कॉजेज। इन कोस्टल एरिया स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी में कॉजेज सॉल्ट स्प्रे। कोस्टल एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी क्या करता है? सॉल्ट का स्प्रे करता है। अब समझने की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट स्प्रे क्या होता है। आपको पता है ओशियन का जो रेत होता है ना, वही सॉल्ट होता है। वाटर के इवोपरेट होने से जो माइन्यूट वाला रेत बना ना, वही सॉल्ट होता है। या हम लोग बात करते हैं नमक का खेती, सब आपको कुछ पता है? अगर आपको पता होगा कि नमक का खेती होता है, वाटर को इवोपरेट करवाते हैं फिर जाकर के नमक बनता है। अभी हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ओशियन का जो माइन्यूट वाला रेत है ना, वही सॉल्ट।
और विंड वेलोसिटी ज्यादा की वजह से वो सॉल्ट खेतों में, आसपास के खेतों में जाता है। तो लोगों को लगता है सॉइल इरोजन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है, सॉल्ट का स्प्रे हो रहा है। ये सब इनडायरेक्ट इफेक्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा फंक्शन है जो बोथ इफेक्ट में आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों में आता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी आता है। कैसे? ब्रेकिंग ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, ट्विग, ये सब करता था, प्लांट को छोटा बना करके रखता था। दूसरी बात हम लोग कहते हैं अपर स्ट्रेटा ऑफ यूनिफॉर्म हाइट फॉरेस्ट में ये हाइट को कम करता है। तो दोनों में आता है, ड्वार्फिज्म जो है वो दोनों में आता है। डायरेक्ट में हमने बोला ब्रेकिंग करता है स्टेम ब्रांचेस सबका, अपरूटिंग करता है, ट्विग को तोड़ता है या लॉजिंग करता है, और इनडायरेक्ट में बोला यूनिफॉर्म हाइट मेंटेन करता है। यानी दोनों में ही ड्वार्फिज्म आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट ड्वार्फिज्म दोनों तरफ से होता है। तो इसी के साथ हमारा जो विंड और एयर था वो खत्म होता है। हम लोग फिफ्थ में पढ़ते हैं वाटर। वाटर क्या है? तो हम लोग कहते हैं इट इज second most important environmental factor which influences the activity of organism. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट टेम्परेचर था। हमने पिछले क्लास में बताया था कि टेम्परेचर एंजाइम के काइनेटिक्स को रेगुलेट करता है, इसलिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। टेम्परेचर एंजाइम के काइनेटिक्स को रेगुलेट करता है, इसलिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। वाटर जो है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए मीडिया प्रोवाइड करता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए मीडिया प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। फिर हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली लाइफ ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन वाटर। मोस्ट प्रोबेबली लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? वाटर में ही ओरिजिनेट हुआ। आप लोग इवोल्यूशन पढ़िएगा, इसमें सर आपको पढ़ाएंगे कि लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुआ है। मैं बोलता हूँ मोस्ट प्रोबेबली लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुआ। Productivity and distribution of plant also depend on availability of water. Productivity and distribution of plant also depend on availability of water. नहीं बात समझ में आया? प्रोडक्टिविटी क्या होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है कोरल रीफ का जो ओशियन में, उसके बाद होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का और कोरल रीफ का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबल ज्यादा है। सबसे प्रोडक्टिविटी होता है डेजर्ट का और टुंड्रा का। डेजर्ट और टुंड्रा का प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ही प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे हाइड्रोफाइट है वो वाटर में होगा, जीरोफाइट डेजर्ट में होगा, मीजोफाइट मॉडरेटली मॉइस्ट सॉइल पे होगा। तो ये जो है वाटर ही डिटरमाइन किया ना, कौन सा हाइड्रो है, कौन सा जीरो है, कौन सा मीजो है। बिल्कुल भी पानी नहीं है तो जीरो है, मॉडरेटली पानी है तो मीजो है, पानी काफी ज्यादा है तो वो हाइड्रोफाइट है। तो प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट भी वाटर पे ही डिपेंड करता है। फिर हम लोग कहते हैं मेन सोर्स ऑफ सॉइल वाटर इज रेनफॉल, स्नोफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। मेन सोर्स जो सॉइल में वाटर का है वो रेनफॉल है, स्नोफॉल है और मेल्टिंग ऑफ आइस है। और टोटल वाटर कंटेंट ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल वाटर कंटेंट अर्थ का हमेशा कांस्टेंट होता है। आप सोचते होंगे टोटल वाटर कंटेंट अर्थ का कांस्टेंट क्यों है? वाटर साइकिल नाम का भी कोई चीज होता है, उसका काम ही होता है टोटल वाटर कंटेंट को कांस्टेंट बना के रखना। मैंने आपसे कुछ बात किया है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। वाटर इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर which influences the activity of organism. Second most important environmental factor which influences the activity of organism. Most probably life also originated in water. Productivity and distribution of plant depend on availability of water.
मेन सोर्स ऑफ सॉइल वाटर इज रेनफॉल, स्नोफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। और टोटल वाटर कंटेंट ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वाटर साइकिल नाम का भी कोई चीज होता है, उसका काम होता है टोटल वाटर कंटेंट को कांस्टेंट बनाना। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो इट इज रेशियो बिटवीन मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर, उसी का रेशियो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये प्लस एनटी ना हमारा प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड moisture present in air and moisture required to saturate the air into 100%। तो ये परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग एक दो छोटी छोटी बात करेंगे आपसे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैलिनिटी। सॉल्ट के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैलिनिटी कहते हैं। विच इज मेजर्ड इन पार्ट पर थाउजेंड यूनिट, पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड यूनिट में मेजर करते हैं। सैलिनिटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है जिसको मेजर करते हैं पार्ट पर थाउजेंड पीपीटी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 इन सी या ओशियोनिक वाटर, एंड मोर देन 100, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, परसेंट और पीपीटी। मोर देन 100, ब्रैकेट में लिख दिया पीपीटी और सैलिनिटी फाउंड इन सम हाइपर सलाइन लेगून। देखिए लेगून्स क्या होता है? हम लोग कहते हैं ओशियन का वो पार्ट जो लैंड से सेपरेटेड होता है। ओशियन का वो बड़ा सा हिस्सा जो चारों तरफ से लैंड से सेपरेटेड होता है, उसी को लेगून्स कहते हैं। हाइपर सलाइन मतलब होता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा। मैंने आपको बताया कि सॉल्ट के कंसंट्रेशन को सैलिनिटी बोलते हैं, जिसको मेजर्ड करते हैं पार्ट पर थाउजेंड यूनिट में। और ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेस देन 5 है इनलैंड वाटर में, 30 to 35 है ओशियोनिक वाटर या सी में, और मोर देन 100 है सम हाइपर सलाइन लेवल। मैंने ब्रैकेट में यहाँ परसेंट और पीपीटी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जिसमें अभी तक 2 बार करेक्शन हुआ। जो पहली बार बुक पब्लिश हुआ था एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर, 30 to 35% इन सी, एंड मोर देन 100% इन सम हाइपर सलाइन लेवल। तीनों में परसेंटेज लगा हुआ। जब दोबारा बुक पब्लिश हुआ तो इस दोनों में करेक्शन किया गया, इस दोनों में परसेंट रखा गया और यहाँ पर लिख दिया पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड। फिर ऑथर ने रियलाइज किया कि 100 पीपीटी का मतलब तो 10% से ज्यादा हुआ, मोर देन 100 पीपीटी का मतलब 10% से ज्यादा। फिर उसने मॉडिफाई किया और सब जगह से यूनिट को हटा दिया। आज आप अपने एनसीईआरटी बुक को अगर पढ़िएगा, शायद पेज नंबर
22 होगा, तो उसमें वाटर में ये लिखा हुआ है कि लेस देन 5, कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 इन सी एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सलाइन लेगून, कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ। तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में पीपीटी और ये लिख दिया परसेंट, ताकि क्वेश्चन पूछने वाले अगर परसेंटेज में पूछ दे या पीपीटी में, आप अपने अनुसार से आंसर दीजिएगा। अभी एनसीईआरटी में कोई यूनिट नहीं है, बिल्कुल रिसेंट वाले बुक में, और सबसे पुराने वाले बुक में तीनों जगह परसेंटेज लगा हुआ था, तो हमने इसलिए परसेंटेज और पीपीटी दोनों चीजें दिया है। दो डिफिनेशन में लिखता हूं। एक है यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन क्या है? तो दोज ऑर्गेनिज्म which can tolerate the wide range of salinity, those organism which can tolerate the wide range of salinity, उसी को हम लोग कहते हैं यूरी हेलाइन। और स्टेनो हेलाइन क्या होता है? हम लोग कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म which cannot tolerate the wide range of salinity, वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज के सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेनो हेलाइन। वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज के सैलिनिटी को टॉलरेट करेगा वो यूरी हेलाइन। वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज के सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं करेगा, दे कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो उसको क्या कहेंगे? स्टेनो हेलाइन। इस सबको मिटाते हैं, नमक को मिटाते हैं। कुछ जनरल पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। About 97% of total water is ओशियन। 97% टोटल वाटर का क्या है? ओशियनिक है। ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। 97% जो टोटल वाटर है वो ओशियनिक है, 3% इज फ्रेश वाटर, अबाउट 97%। हालांकि कुछ बुक वाले लिख देते हैं 97.5% ओशियनिक, 2.5% फ्रेश वाटर। हम लोग कहते हैं अबाउट बोलने का मतलब क्या है? कोई सच में तो मेजर नहीं किया होगा, हाइपोथेसिस ही दिया जा रहा है, तो हम लोग कहते हैं 97% वाटर ओशियनिक है, ओनली 3% जो है ये फ्रेश वाटर। अब इस 3% की बात करते हैं, इसमें से अबाउट अबाउट 77.2% of total fresh water is present as ग्लेशियर कैप ऑन पोल। इस 3% का 77.2% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर प्रेजेंट एज ग्लेशियर कैप ऑन पोल, यानी पोलर आइस है ये। अबाउट 22.4% about 22.4% of total fresh water is present in अंडरग्राउंड वाटर पूल। जमीन के अंदर जो हाइड्रोस्फीयर में वाटर है वो कितना है? 22.4% प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड वाटर पूल। अबाउट 0.36% of total fresh water is distributed in river, lake, pond, stream, spring। मैंने क्या बोला कि 97% वाटर ओशियनिक है, सिर्फ 3% फ्रेश वाटर। इस 3%
फ्रेश वाटर में से 77.2% of total fresh water present as glacier cap on pole, 22.4% of total fresh water is 3% का is present in underground water pool, जमीन के अंदर जो पानी उसमें प्रेजेंट है. About 0.36% of total fresh water is distributed in river, lake, pond, stream, spring, इन सब चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड. रिवर क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में नदी बोलते हैं, लेक को झील कहते हैं, पॉन्ड को तालाब कहते हैं, स्ट्रीम को झरना बोलते हैं, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग को चश्मा बोलते हैं. स्प्रिंग को चश्मा बोलते हैं. आप सोचते होंगे चश्मा क्या होता है? पहाड़ी एरिया में रॉक से खुद ब खुद पानी निकलने लगता है, उसी को हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं. पहाड़ी एरिया में रॉक से खुद ब खुद पानी निकलने लगता है, उसी को स्प्रिंग कहते हैं. अगर नॉर्मल पानी है तो स्प्रिंग है, गर्म पानी है उसको हॉट सल्फर स्प्रिंग, उसको हॉट सल्फर स्प्रिंग बोलते हैं. कभी आप सोहना जाइएगा, गुड़गांव से आगे जो पड़ता है सोहना, वहां पे भी हॉट सल्फर स्प्रिंग, गर्म पानी का चश्मा है. कभी आप कश्मीर जाइएगा, वहाँ का एक सबसे फेमस चश्मा है, उसको लोग चश्मा शाही बोलते हैं. चश्मा का मतलब है स्प्रिंग है, शाही का मतलब है रॉयल फैमिली के लिए वो स्प्रिंग था. तो इन सब चीजों, तो बचा कितना फ्रेश वाटर? ये 77.2% और ये 22.4%, ये 99.6 तो यही हो गया, उसमें से भी 0.36 ये हो गया, तो बचा कितना? 0.04%. लिखा नहीं जाता है 0.04%, ये लिखा नहीं जाता. ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. प्लांट के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में इतना प्रेजेंट, ये हम लोग लिखते हैं. तो ये सब जो है, अभी हम लोग देखते हैं मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है? मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, पीपीटी हमारा प्रेसिपिटेशन है रेनफॉल की साथ. मैं 7 फॉरेस्ट का पहले नाम लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टाइगा है, फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होता है 250 टू 400 सेंटीमीटर रेनफॉल. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. टाइगा में 100 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल.
टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, चैपरल फॉरेस्ट में 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ग्रासलैंड और सवाना में 25 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और डेजर्ट में लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये ना मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 250 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, टाइगा में 100 से 250 सेंटीमीटर, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में 75 से 100 सेंटीमीटर, चैपरल फॉरेस्ट है इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर, ग्रासलैंड और सवाना, ये दोनों ग्रासलैंड ही, सवाना भी ग्रासलैंड ही होते हैं, 25 से 75 सेंटीमीटर, और डेजर्ट में लेस देन 25 सेंटीमीटर। इसके बाद ना आप अपने नोटबुक में एक ग्राफ को जीरोक्स करके चिपका दीजिएगा, वो आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 220 पे बनाया हुआ ग्राफ है, उस ग्राफ को यहाँ चिपका दीजिएगा, जिस ग्राफ में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन साथ साथ दिखाया गया। हमने आपको टेम्परेचर पिछले क्लास में बताया था, प्रेसिपिटेशन अभी बनाया है, उस ग्राफ में दोनों बनाया हुआ है, तो उसको जीरोक्स करके यहाँ नोट में चिपका दीजिएगा। इसी के साथ जो वाटर है वो खत्म होता है, और हम लोगों को अगला देखना है फर्स्ट हमने बताया था एटमॉस्फेयर, सेकंड था लाइट, थर्ड था टेम्परेचर, फोर्थ था विंड और एयर, और फिफ्थ था वाटर। अभी हम लोगों को 6 नंबर में देखना है फायर। इसी को हम लोग फायर क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, डिस्ट्रक्शन करता है, बर्निंग कर देता है वेजिटेशन को, ट्री सबको बर्न कर देता है फायर। फिर हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ फायर इज बोथ फिजिकल, या कॉज ऑफ फायर इज बोथ फिजिकल। फायर का दो कॉज होता है, एक फिजिकल होता है, फिजिकल, और दूसरा होता है मैन मेड। इसी को लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। सोर्स ऑफ फायर दो होते हैं, फिजिकल और मैन मेड। फिजिकल में 3 चीज आएगा, जैसे हम लोग कहते हैं सन हीटिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ, और सोर्स ऑफ फायर जो होते हैं दो होता है फिजिकल। फिजिकल में क्या है, सन हीटिंग। जैसे हम लोग उत्तराखंड के फॉरेस्ट सब की बात करते हैं, जब अप्रैल सब का महीना आता, अब आप न्यूज सब में सुनेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट में आग लग जाता है, खुद ब खुद लग जाता है, किसी ने लगाता नहीं है, खुद लग जाता है। कैसे लगता है, सन हीटिंग की वजह से। रॉक के ऊपर में ग्रास ग्रो कर रहे थे, टेम्परेचर अप्रैल सब में बढ़ने लगा, घास सूखने लगा, रॉक भी गर्म होते गया, एक दिन रॉक इतना गर्म हो गया, इग्निशन टेम्परेचर पे आ गया और घास जलना शुरू कर दिया। तो सन हीटिंग से भी आग, बरसात में भी फॉरेस्ट में आग लग जाता है, रेनी सीजन में भी, लाइटनिंग और थंडरिंग, लाइटनिंग और थंडरिंग से जो आग पकड़ता है तो वो भी है। और रबिंग क्या है, फ्रिक्शन, जैसे दो स्टेम ब्रांच है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और विंड का वेलोसिटी ज्यादा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से इतना गर्म हो जाता है कि आग पकड़ता है। इस सब को हम लोग कहते हैं फिजिकल कॉज है फायर। और ये है मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक, आदमी भी फॉरेस्ट में आग लगा देता है। ये जो ह्यूमन जो लगाया ना, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड।
तो कॉज ऑफ फायर दोनों होते हैं, फिजिकल भी और मैन। फिर हम लोग तीसरी बात कहते हैं, सिंस एंशिएंट टाइम ह्यूमन यूज फायर इन फॉरेस्ट क्लियरिंग, कल्टीवेशन, इंप्रूव विजिबिलिटी एंड इनहांसेज हंटिंग एबिलिटी। एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमन फायर का यूज किया करता था चार कामों में, फॉरेस्ट क्लियरिंग में, कल्टीवेशन में, इंप्रूव विजिबिलिटी में और इनहांसेज हंटिंग एबिलिटी। लोग पूछते भी है कि एंशिएंट ह्यूमन का फर्स्ट इन्वेंशन क्या था। एंशिएंट ह्यूमन का फर्स्ट इन्वेंशन फायर था। लोगों ने सबसे पहला आविष्कार फायर किया और उसका काम पहले चार कामों में किया जाता था। फॉरेस्ट को क्लियर करना, तो पहले हथियार तो होते नहीं थे पेड़ उड़ को काटने के लिए, तो लोग क्या करते थे, प्लांट सब में आग लगा देते थे, सब जल करके राख बन जाता था, राख को सेपरेट कर देते थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर। दूसरी बात है कल्टीवेशन। आप लोग जानते होंगे स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, उसी को झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल लोग करते हैं झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्निंग। क्या करते थे, पेड़ में आग लगा देते, पेड़ जल करके राख। आपको पता होगा राख ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और उस राख के ऊपर खेती करते थे। 10-12 साल 15 साल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता था। फिर धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों ने क्या किया, एक एरिया के फॉरेस्ट को काट दिया, मतलब एक उस एरिया के फॉरेस्ट को छोड़ करके दूसरे एरिया के फॉरेस्ट में आग लगा दिया, वहां पर खेती करना शुरू कर। तो उसको हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्निंग करते हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। एक एरिया के फॉरेस्ट को जला दिया, उस राख पर खेती किया। जब प्रोडक्टिविटी कम होने लगा, लोगों ने उस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया के फॉरेस्ट को जला करके उस राख पर खेती करने लगा। जब जलाया ना, तभी स्लैश एंड बर्निंग है, तभी झूम है। अगर जलाता नहीं, एरिया को छोड़ करके किसी दूसरे एरिया में खेती करने लगता, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग होता है, उसमें जलाया नहीं जाता है, झूम में जलाया जाता है, इसीलिए उसको स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन में भी फायर का यूज। तीसरी बात है इंप्रूव विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को बढ़ाने में। पुराने जमाने में ये इलेक्ट्रिसिटी सब नहीं हुआ करता, तो लोग मसाल जलाते थे, आग जलाते थे, तो जो विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते। और चौथी और आखिरी बात कहते हैं इनहांसेज हंटिंग एबिलिटी, हंटिंग एबिलिटी को इनहांस करता है। जानवर को मारने के लिए या जानवर से बचने के लिए लोग आग का यूज करते हैं। आपको पता अगर हो, एंशिएंट ह्यूमन ना केव बनाते रहते, और केव के गेट पर रात में लोग आग जलाते। केव के गेट पे लोग रात में आग जला देते थे। क्यों जलाते थे, ताकि जानवर, जितने भी एनिमल होते हैं, सबको फायर से डर होता है, तो कोई जानवर उससे डर नहीं। या किसी जानवर को मारना है, वो जंगल के छोटे से एरिया में छुप गया है, लोग आग लगा देते थे, जानवर डर करके बाहर निकलते थे, लोग उसको मार करके खाते। जो जानवर जल गया वो तो उनका पकाया हुआ मीट होता था, मटन होता था, उसको खाते। तो एंशिएंट टाइम में फायर का काम चार चीजों में होता है, फॉरेस्ट क्लियरिंग में, कल्टीवेशन में, इंप्रूव विजिबिलिटी में और इनहांसेड हंटिंग एबिलिटी में। और मैं तो बोलता हूँ आज के जमाने में फायर का काम चार ही चीजों में होता है मेनली। एक तो खाना बनाने में, दूसरा थोड़ा पूजा पाठ में, तीसरा हम लोग कहते हैं स्मोकिंग में, और चौथा हम लोग कहते हैं डेड बॉडी को जलाने में काम आता है। तो हमने क्या बताया, एक बार फिर से बोल देता हूँ। फायर में बताया कि इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, सोर्स ऑफ फायर इज बोथ फिजिकल, जिसका मतलब क्या होता है सन हीटिंग, लाइटिंग और रबिंग, एंड मैन मेड, यानी एंथ्रोपोजेनिक, दोनों सोर्स। और तीसरी बात हमने बताया कि सिंस एंशिएंट टाइम ह्यूमन यूज फायर इन फॉरेस्ट क्लियरिंग, कल्टीवेशन, इंप्रूव विजिबिलिटी एंड इनहांसेड हंटिंग एबिलिटी, इसी चार कामों में। फायर कॉजेज, फायर क्या करता है, हम लोग कहते हैं तीन काम, बर्निंग ऑफ वेजिटेशन, लीटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। बर्निंग ऑफ वेजिटेशन करता है, लीटर करता है और ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करता है। बर्निंग ऑफ वेजिटेशन, लीटर और ऑर्गेनिक मैटर को जलाता है। दूसरी बात हम लोग, फायर कॉजेज
डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट या उसको वोल्टेजलाइजेशन बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन या वोल्टेजलाइजेशन ऑफ सॉइल। और तीसरी बात कहते हैं मोर्टेलिटी इन वाइल्ड लाइफ, डेथ करना। फायर 3 काम करता है, बर्निंग करता है किस चीज का, वेजिटेशन का, लीटर का और ऑर्गेनिक मैटर। दूसरी बात कहते हैं वोल्टेजलाइजेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। ये डिस्ट्रक्शन क्या है आप ऐसे सोचिए, जब फायर के वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेजलाइजेशन। आपको पता है ब्रिक बनता है, ईट, मिट्टी से जो ईट बनता है तो उसको आग में पकाया जाता है। मैं उस ईट को चूरन बना करके गमले में डाल करके कोई प्लांट लगाता हूँ, क्या वो ग्रोथ करेगा? बिल्कुल नहीं ग्रोथ करेगा, क्योंकि उस ईट का जितने भी न्यूट्रिएंट थे सबका वोल्टेजलाइजेशन हो गया है। इतना हाई टेम्परेचर था कि उसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ही बाहर हो गए, तो वो करता है। और तीसरा हमने बताया मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, डेथ करता है वाइल्ड लाइफ में, जंगली जीव का डेथ हो जाता है आग से। ये जो 3 है ये फायर का इफेक्ट है। इसी के साथ फायर जो है वो खत्म होता है। हम लोगों को 7th और आखिरी पढ़ना है, सेवंथ और आखिरी है इडेफोज है, इसी को हम लोग सॉइल में, एबायोटिक फैक्टर आखिरी है। सॉइल क्या होता है? हम लोग कहते हैं इट इज अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। आपको पता होगा अर्थ में हम लोग कहते हैं 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसके नीचे जो होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है, उसके नीचे जो होता है उसको कोर बोलते हैं या उसको मेंटल बोलते हैं। कोर या मेंटल है, उसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर, उसके ऊपर लिथोस्फीयर। तो हम लोग कहते हैं सॉइल क्या है? अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है अर्थ क्रस्ट का, अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर लिथोस्फीयर। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इडेफोलॉजी या इसी को पीडोलॉजी। सॉइल के स्टडी को या तो इडेफोलॉजी बोलिए या तो पीडोलॉजी बोलिए, सॉइल के स्टडी। और हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व 2 स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व 2 स्टेज। और सबसे फर्स्ट है वेदरिंग। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व 2 स्टेप्स और सबसे फर्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? हम लोग कहते हैं इट इज प्रोसेस ऑफ breakdown of parental rock into minute particles. It is process of breakdown of parental rock into minute particles. पेरेंटल रॉक का माइन्यूट पार्टिकल में टूट जाना उसी को वेदरिंग कहते हैं। इट अकर्स बाय बोथ फिजिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट। वेदरिंग क्या है? तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंटल रॉक इनटू माइन्यूट पार्टिकल। पेरेंटल रॉक का माइन्यूट पार्टिकल में टूटना उसी को वेदरिंग कहते हैं। ये भी 2 होता है, फिजिकल एजेंट से और बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या क्या आएगा? जैसे हम लोग कहेंगे विंड है, वाटर है, विंड, वाटर और ग्लेशियर। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है? लाइकेन है, मॉस है और माइक्रोब्स। पेरेंटल रॉक को माइन्यूट पार्टिकल में विंड तोड़ता है, वाटर और ग्लेशियर। आपने कभी देखा होगा रेनी सीजन में पहाड़ से सपोज कीजिए यहाँ से पानी नीचे वाले रॉक पे गिर रहा है,
वाटर गिरते गिरते इतना रॉक कमजोर हो जाता है, ये रॉक टूट जाता है, ऊपर वाला सारा पहाड़ नीचे गिर जाता है, उसको आप लोग कहते हैं लैंड स्लाइड। और आप देखेंगे ना उस रॉक से सॉइल निकलते हैं, मिट्टी निकलता है, तो वो क्या है, वेदरिंग। ग्लेशियर से भी होता है और विंड से भी होता है। बायोलॉजिकल एजेंट भी करते हैं, लाइकेन और मॉस ना ये गुड सॉइल बाइंडर होते हैं। जब मैं सक्सेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ एसिड सब बनाते हैं जिसकी वजह से रॉक टूटता है। तो हम लोग कहते हैं ये सब बायोलॉजिकल एजेंट है। और माइक्रोब्स भी सॉइल को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये सब रॉक को माइन्यूट पार्टिकल में तोड़ते हैं, वेदरिंग करते हैं, और ये दोनों बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट। सेकेंड जो है बी, वो है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। अब इसमें भी कुछ स्टेप। सबसे फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमस के बनने को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, मिनरल के बनने को मिनरलाइजेशन कहते हैं। हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मिनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन, मिनरल का बनना मिनरलाइजेशन, ये पहला स्टेप। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड। ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक है, मिनरल क्या है, इनऑर्गेनिक है, दोनों मिलकर के क्या बनाया, ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इलुविएशन। इलुविएशन क्या है, लीचिंग ऑफ मिनरल अलोंग विथ वाटर। वाटर के साथ साथ मिनरल का नीचे परकोलेट करना, रिसना ही क्या है, इलुविएशन। और फोर्थ है इलुविएशन। ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल इन लोअर लेयर। डिपोजिशन ऑफ मिनरल इन लोअर लेयर, तो इसको कहते हैं इलुविएशन। तो मैंने आपको बताया कि सॉइल क्या है, अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है अर्थ क्रस्ट का, लिथोस्फीयर का। और सॉइल के स्टडी को इडेप्थोलॉजी या पीडोलॉजी बोलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में दो स्टेप होते हैं, वेदरिंग। वेद का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंटल रॉक इनटू माइन्यूट पार्टिकल। पेरेंटल रॉक का माइन्यूट पार्टिकल में टूटना, उसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं, जो दोनों एजेंट से हो सकता है, फिजिकल से भी और बायोलॉजिकल एजेंट। और पीडोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, जो ये स्टेप में है, ह्यूमिफिकेशन है और मिनरलाइजेशन। ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन, मिनरल का बनना मिनरलाइजेशन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक, दोनों मिलकर के बनाया ऑर्गेनो मिनरल कंपाउंड। और बाद में वाटर सोल्यूबल मिनरल रेनफॉल सबके साथ, वाटर के साथ परकुलेट करके रिस करके नीचे जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, इलुविएशन। रिसने को, सीपेज को यहाँ क्या कह रहे हैं, इलुविएशन। और नीचे लेयर बाय लेयर जमा होते जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलुविएशन कहेंगे। तो ये सब था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी हम लोगों को जानना है सॉइल प्रोफाइल, या उसी को सॉइल हॉरिजॉन। सॉइल प्रोफाइल है, या इसी को सॉइल हॉरिजॉन।
ये क्या है? वर्टिकल लेयर्ड स्ट्रक्चर है सॉइल का एंड इट फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक एंड लीचिंग ऑफ मिनरल। वर्टिकल लेयर्ड स्ट्रक्चर है सॉइल का एंड इट फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक एंड लीचिंग ऑफ मिनरल। रॉक के वेदरिंग से और लीचिंग ऑफ मिनरल से कुछ लेयर आ जाते हैं सॉइल में, उसी को हम लोग कहते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड। अभी इसमें एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल नोटबुक के सेंटर पे बनेगा, क्योंकि दोनों साइड हमें लिखना है। ऊपर वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं O1। और ये जो है इसको बोलते हैं O2। ये है A1, ये है। कुछ लोग इसको A1 A2 है ना, तो इसको A00 बोल देते हैं और इसको A सिंगल 0। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है O हॉरिजॉन्टल। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये है A। ये है B हॉरिजॉन्टल। ये है B या R हॉरिजॉन्टल।
ये जो O1 हॉरिजोन है जो सबसे ऊपर है, इसमें होता है लीटर, इसमें होता है ड्रॉप, और इसमें होता है ह्यूमस एंड ह्यूमस। लीटर है, डफ है, इसमें ह्यूमस है, लीटर डफ ह्यूमस और फ्यू मिनरल। इसमें लीटर है, डफ है, ह्यूमस है, इसमें है मिनरल एंड फ्यू ऑर्गेनिक मैटर, इसमें है मिनरल एंड मैटर, ये है वेदर्ड रॉक, और ये है अनवेदर्ड। प्लांट का रूट ना जनरली ए हॉरिजोन तक ही लिमिटेड होते हैं। सबसे ऊपर वाला है O1, उसी को लोग बोलते हैं A00, 2 को बोलते हैं A∠0। इस दोनों को मिलाकर के बोला O हॉरिजोन बोला। ये A1 है और ये A2 है, इस दोनों को मिलाकर के A हॉरिजोन। ये B हॉरिजोन है, ये C है, और ये D और R हॉरिजोन। सबसे ऊपर में लीटर होता है, उसके नीचे डफ होता है, उसके नीचे ह्यूमस होता है, और इसमें मिनरल एंड फ्यू ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल एंड लीस्ट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये वेदर्ड रॉक होता है और ये अनवेदर्ड रॉक। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसमें टॉप सॉइल किसको बोलते हैं, टॉप सॉइल, तो हम लोग बोलेंगे ए हॉरिजोन। आप सोचते होंगे कि हमने ओ को टॉप सॉइल क्यों नहीं बोला, क्योंकि लीटर और डफ ना सॉइल है ही, इसलिए हम लोग ए हॉरिजोन। सब सॉइल किसको बोलते हैं, वो होता है बी हॉरिजोन, और एक है सोलम, या इसी को बोलते हैं ट्रू सॉइल। वो क्या है, ए एंड बी हॉरिजोन। टॉप सॉइल ए हॉरिजोन है, ये वाला टॉप सॉइल है, लीटर डफ सॉइल नहीं है। बी जो है वो सब सॉइल है, और ए और बी को मिला करके ट्रू सॉइल यानी सोलम बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर के ऊपर में या क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर में किस तरह से इफेक्टिव है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल एरिया, तो ट्रॉपिकल एरिया में रेनफॉल काफी ज्यादा होगा, तो रेनफॉल काफी ज्यादा होगा तो वाटर का पर्कुलेशन लीचिंग जो है सीपेज भी ज्यादा होगा, तो सीपेज के ज्यादा होने के वजह से ऊपर वाला लेयर सब ना काफी पतले पतले हो जाते हैं, और बी हॉरिजोन का थिकनेस ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लीचिंग काफी ज्यादा होता है, सीपेज काफी ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल एरिया में बारिश ज्यादा होने की वजह से बी हॉरिजोन का थिकनेस ज्यादा होता है, ऊपर वाले लेयर का थिकनेस बहुत कम हो जाता है। अगर टेम्परेट एरिया का सॉइल, तो टेम्परेट एरिया के सॉइल में सबका हाइट लगभग में सेम होता है, जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे। ये टेम्परेट एरिया का है, ट्रॉपिकल का होता ना तो बी हॉरिजोन का थिकनेस बहुत ज्यादा होता, ऊपर वाले सबका थिकनेस थोड़ा कम होते। ये सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल हॉरिजोन है, वर्टिकल लेयर्ड स्ट्रक्चर है सॉइल का। ये क्यों बना है, वेदरिंग ऑफ रॉक के वजह से और मिनरल के लीचिंग के वजह से होते हैं। और ये टोटल 5 हॉरिजोन है। ओ हॉरिजोन को ट्रू सॉइल नहीं बोलते हैं, ए हॉरिजोन को सब सॉइल, बी को ए को टॉप सॉइल, बी को सब सॉइल बोलते हैं, और ए और बी को मिला के ट्रू सॉइल बोलते हैं। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इसी सॉइल में
वो होगा टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने टाइप के सॉइल होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट के क्लास में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल।